हेलो बच्चों। तो आज आपका बच्चों फिर स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं अपनी पहली थ्योरी की कैटेगरी जिसका नाम था क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी के अंदर मैंने आपको वैसे इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बता रखा है, लेकिन मैं बता देता हूँ। क्लासिकल थ्योरी के अंदर 3 मैनेजमेंट थ्योरीज आती थी, क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज विद इन द क्लासिकल थ्योरीज। तो क्लासिकल थ्योरीज के अंदर हमारी तीन जो थे 3 थ्योरीज आती थी। एक आती थी ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की थ्योरी जो मैक्स वेबर ने दी थी। एक आती थी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की थ्योरी जो हेनरी फ्योल ने दी थी। एक आती थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी जो फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ने दी थी। तो आज हम सबसे पहले कवर करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की थ्योरी और साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये आपने 10+2 यानी कि 12th के अंदर पढ़ी हैं। तो शॉर्टली और ब्रीफली एकदम प्रिसाइज मैनर में आपको मैं जल्दी क्विक आपको इसका एक व्यू दे दूंगा। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक क्योंकि बिल्कुल नहीं है तो इसे मैं आपको ब्रीफ करके समझाऊंगा अगली वीडियो में, जो काफ़ी शॉर्ट बनेगी। तो ये मैं अलग से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि इसकी एक शॉर्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो आज हम ये दो जल्दी से कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ हेनरी फ्योल, यानी कि जो क्लासिकल थ्योरी थी। क्लासिकल थ्योरी में हमारे तीन जो थे तीन मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर्स ने अपनी थ्योरी दी थी। एक थे हेनरी फ्योल, एक थे फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, एक थे मैक्स वेबर। सबसे पहले बात करते हैं हेनरी फ्योल की। तो मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ हेनरी फ्योल, सबसे पहले बात कर लेते हैं हेनरी फ्योल के बारे में कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था 1841 में, बॉर्न इन 1841। प्रोफेशनल फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरीज, हेनरी फ्योल जो थे वो एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। हेनरी फ्योल वॉज अ माइनिंग इंजीनियर, एक माइनिंग इंजीनियर भी रह चुके थे। ग्रेजुएट फ्रॉम सेंट एटने अकेडमी, और इन्होंने ग्रेजुएशन की थी सेंट एटने अकेडमी से। यानी कि हेनरी फ्योल का जन्म 1841 में हुआ था। एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट भी थे, माइनिंग इंजीनियर थे बाय प्रोफेशन, और इन्होंने ग्रेजुएशन ली थी सेंट एटने नाम की अकेडमी से। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्योल, यानी कि हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट की फील्ड में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए। He divide activities of industrial organization in 6 groups: टेक्निकल, कमर्शियल, मैनेजरियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, फाइनेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी हेनरी फ्योल की वो ये थी कि इन्होंने इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के काम को 6 एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया: टेक्निकल, कमर्शियल, मैनेजरियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग और फाइनेंस। ये इन्हीं ने ही बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हम कैसे एक एक्टिविटी को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन हेनरी फ्योल की रही वो ये थी दैट फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। यानी कि जो हमने 12th के अंदर हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े थे, उनमें से 4 फंक्शंस का ओरिजिनेट हेनरी फ्योल ने ही किया था, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग जितने भी फंक्शंस थे हमारे मैनेजमेंट के अंदर वो सारे हेनरी फ्योल ने ही दिए थे। ही गेव 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच वर्क एज अ गाइडलाइन टू एवरी मैनेजर, और इन्होंने 14 प्रिंसिपल भी दिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की फील्ड में, जो कि गाइडलाइंस बन चुके हैं आज का कई मैनेजर्स के लिए, और मैनेजर्स इन्हें फॉलो करते हैं एज अ गाइडलाइन कि वो अपनी मैनेजरियल स्किल्स को अच्छा कर सकें। अब बात करते हैं फ्योल के प्रिंसिपल्स की। तो फ्योल ने कुल 14 प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए, जिनका मैं यहाँ पे नाम लिखे और मैं आपको एक शॉर्ट व्यू दूंगा। सबसे पहला था डिवीजन ऑफ वर्क। नाम से ही समझ आता है काम को डिवाइड करना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छोटी छोटी जॉब्स में, जिससे काम काफ़ी सिंपलर हो जाए, एफिशिएंसी का फ़ायदा मिले, ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाए ऑर्गेनाइजेशन को, और चौथा काम जो हो वो काफ़ी सिंपलर वे में हो जाए। दूसरा प्रिंसिपल था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल कहता था कि अथॉरिटी यानी कि किसी भी सुपीरियर की डिसीजन मेकिंग की जो पावर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी सबॉर्डिनेट्स की, उनके बीच में हमेशा एक पैरिटी यानी कि इक्वालिटी बनी रहनी चाहिए। यानी कि जब भी कोई सुपीरियर अपने किसी सबॉर्डिनेट को कोई काम देता है तो वो उसे इक्वल अथॉरिटी दें और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करें। अगर अथॉरिटी ज़्यादा हो गई तो इस अथॉरिटी का सबॉर्डिनेट मिसयूज़ कर सकता है, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई तो सबॉर्डिनेट क्या होगा, डीले हो जाएगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से अचीव नहीं कर पाएगा। तीसरे प्रिंसिपल की बात करें तो तीसरा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन प्रिंसिपल यही कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन बना रहना चाहिए, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, और डिसिप्लिन सिर्फ लोअर लेवल पे नहीं, टॉप, मिडल और तीनों लेवल पे फॉलो किया जाना चाहिए। अगर नहीं फॉलो किया जाएगा तो सबके लिए एक फेयर पेनल्टी बनेगी और एक जुडिशियस पेनल्टी का क्राइटेरिया बनेगा जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल तीनों के लिए सेम होगा।
यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल कहता था कि एक टाइम पे एक सुपीरियर एक ही सबॉर्डिनेट को ऑर्डर दे सकता है। अगर क्योंकि एक टाइम पे जब एक सबॉर्डिनेट को काफ़ी सारे सुपीरियर्स ऑर्डर देते थे तो होता क्या था कि जो सबॉर्डिनेट है, जो एम्प्लॉय है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो किस सुपीरियर का ऑर्डर पहले फॉलो करें, जिससे सुपीरियर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते थे। सुपीरियर्स जो हैं उनकी अथॉरिटी भी अंडरमाइंड हो सकती थी, क्योंकि अगर सबॉर्डिनेट किसी एक की अथॉरिटी को पहले फॉलो करता तो बाकी दो की एक तरीके से मान लो बेइज्जती हो जाती, वो भी क्योंकि सुपीरियर ही है। और तीसरी चीज़ ये थी कि कहीं ना कहीं सबॉर्डिनेट को भी एक एक्सक्यूज़ मिल जाता काम ना करने का, क्योंकि जब तीन तीन सुपीरियर्स उसके ऊपर आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसको भी एक एक्सक्यूज़ मिल जाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग यूनिट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के अलग अलग स्पेसिफिक गोल होते हैं, लेकिन वो सारे स्पेसिफिक गोलों को अचीव करते हैं एक डायरेक्शन में चलने के लिए, जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का गोल। छठा था सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का होल इंटरेस्ट कभी कभार सुपरसीड यानी कि दबा देता है एम्प्लॉयज़ के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। ठीक है। रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को फेयर वेजेस प्रोवाइड होनी चाहिए, उनको फेयर रेमुनरेशन मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और अकॉर्डिंग जितना वो डिज़र्व करते हैं। ठीक है, जिससे उन्हें एक स्टैंडर्ड लिविंग प्रोवाइड की जा सके। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ये प्रिंसिपल कहता है कि हमेशा एक बैलेंस बना रहना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। सेंट्रलाइजेशन का मतलब सारी अथॉरिटी और सारी डिसीजन मेकिंग की पावर जो है वो टॉप लेवल के हाथों में होना, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि पावर्स को सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर बांट देना। तो ना ही ये पूरी तरीके से होना चाहिए या ना ही ये होना चाहिए, और इनके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पे डिसाइड किया जाता है कि डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कैसा होना चाहिए। नौवा है स्केलर चेन। स्केलर चेन प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी के बेसिस पे एक चेन बननी चाहिए, जिसके बेसिस पे कम्युनिकेशन होना चाहिए, और उसी चेन को स्केलर चेन कहा जाता है। स्केलर चेन के अंदर अथॉरिटी के हिसाब से एक इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाता है, और साथ ही साथ इसके अंदर एक गैंग प्लैंग नाम का एक शॉर्टकट भी प्रोवाइड किया था फियोल ने, क्योंकि फियोल जानते थे कि स्केलर चेन को फॉलो करने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए उन्होंने गैंग प्लैंग नाम का एक शॉर्टकट तरीका भी प्रोवाइड किया जिसमें सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑर्डर बेसिकली ये कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि हर किसी चीज़ और हर किसी पर्सन की एक सूटेबल प्लेस होनी चाहिए, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी पर्सन और हर किसी ऑब्जेक्ट की एक सूटेबल प्लेस होनी चाहिए, जिससे टाइम और एफर्ट, टाइम ज़्यादा वेस्ट होता नहीं है, उससे एफिशिएंसी कम होती नहीं। जैसे एक आप एग्जांपल मान लो मॉल का। मॉल में क्या होता है, जब भी हम शॉप में जाते हैं तो हर जो होता है, हर जो भी प्रोडक्ट है वो अपनी जगह पे रखा रहता है। कन्फेक्शनरी वाला कन्फेक्शनरी में, क्लोथ्स वाला क्लोथिंग के अंदर। तो क्या लोगों को पूछने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं। ना उनका टाइम वेस्ट होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का। लोगों को जो ख़रीदना है वो उसकी शॉप में चले जाते हैं मॉल के अंदर और ख़रीद लेते हैं, और वहाँ पे उन्होंने सेल्समैन भी खड़े करे रखे रहते हैं जो उनके साइज़ वाइज से रिलेटेड सब चीज़ इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो काम बिल्कुल स्मूथली चलता है। तो ऑर्डर प्रिंसिपल यही कहता है कि हर एक इंडिविजुअल और हर एक चीज़ के लिए एक सूटेबल प्लेस होनी चाहिए। इक्विटी प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कास्ट, रिलीजन, सेक्स के बेस पे किसी के साथ भी क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मैनेजर को हमेशा सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, नाम से ही समझ आता है स्टेबिलिटी बनाए रखना। पर्सनल हम कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को। तो स्टेबिलिटी, हेनरी फ्योल का मानना था इस प्रिंसिपल के मुताबिक कि हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाए। इनका ये मानना था इस प्रिंसिपल के द्वारा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूर एम्प्लॉयज़ को जब आप सिलेक्ट करो तो वो एक राइगरस प्रोसेस के थ्रू करो। राइगरस यानी कि एक पेचीदा और एक कठिन प्रोसेस के थ्रू उनका सिलेक्शन करो। लेकिन जब आपने सिलेक्शन से वो ऑफकोर्स पार आ चुके हैं तो ऑफकोर्स है उनमें कुछ कैपेबिलिटी होगी, तभी वो उस हार्ड सिलेक्शन प्रोसेस से पार करके आए हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में। फिर उसके बाद उन्हें एक मिनिमम पीरियड का टाइम दो जिसमें वो अपनी परफॉर्मेंस को शो करें। जल्दी उन्हें मत निकालो कि तुमने तो हमें ये 2 महीने में करके नहीं दिया तो उन्हें निकाल दो, नहीं। अगर आप उन्हें निकालोगे तो इससे टर्नओवर भी बढ़ेगा, कंपनी की गुडविल भी ख़राब होगी, और अगर नहीं निकालोगे तो आपको एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ ज़्यादा मिलेंगे, गुडविल भी अच्छी बनी रहेगी और कमिटमेंट भी बढ़ जाएगी एम्प्लॉयज़ की। 13वां था इनिशिएटिव इसका नाम से ही रिलेट करता है। इस प्रिंसिपल के मुताबिक एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट को अपने सबॉर्डिनेट्स को इनिशिएटिव प्रोवाइड करने चाहिए, क्योंकि इनिशिएटिव एक बहुत पावरफुल मोटिवेटर होता है। एस्पिरेट दे कॉर्प्स प्रिंसिपल ये कहता है फ्योल के मुताबिक कि
एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को हमेशा कोशिश करनी चाहिए एक स्पिरिट की फीलिंग को जनरेट करने की अमंग ऑल द एम्प्लॉयज़, और उन्हें समझाना चाहिए कि हमें एक टीम की तरह काम करना चाहिए। और एक मैनेजर को हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में अपनी कन्वर्सेशन के अंदर वी के जगह आई का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, या आई की जगह वी का यूज़ करना चाहिए कि हम एक टीम है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। ठीक है, तो ये 14 प्रिंसिपल का एक छोटा और प्रिसाइज व्यू दिया है, क्योंकि ये आप 12th में भी पढ़ चुके हो, इसलिए मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। दूसरे जो आते हैं जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी थी क्लासिफिकेशन थ्योरी के अंदर, दूसरी जो थी वो थी साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो दी थी फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, जिनको हम FW टेलर के नाम से भी जानते हैं। फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर के बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन बता दूँ तो ये बेथलेम स्टील कंपनी के अंदर काम करते थे। अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, ये मैकेनिकल इंजीनियर रह चुके थे और इनका जन्म 1856 में हुआ था। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस जो फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर के थे या FW टेलर के थे वो ये थे। पहला, ही रोट 2 बुक्स, शॉप मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन 1903 एंड 1911 रिस्पेक्टिवली। उन्होंने 2 बुक्स लिखी, शॉप मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम की। शॉप मैनेजमेंट उन्होंने 1903 में लिखी और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में लिखी, जो बहुत अच्छी बुक्स थी किसी भी मैनेजर के लिए अपनी मैनेजरियल स्किल को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए। ही गेव द कॉन्क्रीट शेप टू द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ही वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी को सबके सामने रखा, और यही ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने ये एक नई अप्रोच निकाली कि साइंटिफिक तरीक़ों से भी हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट था क्या, वैसे आपको पता होगा लेकिन मैं बता देता हूँ। जहाँ पे भी साइंटिफिक वर्ड यूज़ होता था इसका मतलब है काफ़ी सिस्टमैटिक और काफ़ी लॉजिकल मैथड्स का यूज़ करके करना। अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब था एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर हम सिस्टमैटिक, साइंटिफिक और पूरी तरीके से लॉजिकल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके मैनेजमेंट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और साइंटिफिक मैनेजमेंट हमेशा एक चीज़ पे याद रखना ध्यान देती है कि किसी भी काम को करने का एक ही बेस्ट तरीका होता है। सो इट इज़ अ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक, सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स टू डू मैनेजमेंट एंड टू परफॉर्म वेरियस मैनेजरियल फंक्शन। फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ने सिर्फ 4 प्रिंसिपल्स दिए, लेकिन आप कंपेयर मत करना इनको फ्योल से कि इन्होंने 4 दिए और उन्होंने 14 दिए, क्योंकि दोनों की जो मैनेजमेंट की टेक्निक्स थी वो अलग थी, याद रखना। हेनरी फ्योल ने फंडामेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की फील्ड में दिए थे और इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट में दिए थे। तो ये चीज़ आप डिफ्रेंशिएट करके चलना, इनका कंपैरिजन मत करना, क्योंकि दोनों ही अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब में उन्होंने कहा था कि हमें कभी भी एक मेथड को अंधाधुंध फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर वो हमें सक्सेस दे रहा है उस मेथड में हमें हमेशा चेंजेस करते रहने चाहिए, और हमेशा उस मेथड को साइंटिफिक तरीक़ों से एनालाइज करते रहना चाहिए, और हमेशा एक बेस्ट स्टैंडर्ड मेथड को ढूंढते रहना चाहिए, और हमेशा अपने मेथड को इवॉल्व करते रहना चाहिए। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड कहता है, हार्मनी मतलब शांति या सामंजस्यता, और डिस्कॉर्ड मतलब विवाद। तो इसके नाम से ही समझ आता है सामंजस्यता, ना कि विवाद। तो ये प्रिंसिपल ये कहता था कि हमेशा एक हार्मोनियस रिलेशन होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। मैनेजमेंट और वर्कर्स को अपने एक दूसरे को काम को समझना चाहिए, और उन्हें ये समझना चाहिए कि एक दूसरे के बिना वो कुछ भी नहीं है, और उन्हें एक दूसरे के प्रति अपनी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, और अपने दोनों के काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे को। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इस प्रिंसिपल का एक्सटेंशन था ये वाला प्रिंसिपल, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये प्रिंसिपल कहता था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट और वर्कर्स को कंपटीशन वर्ड को रिप्लेस करना चाहिए कॉपरेशन से, यानी कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलके काम करना चाहिए रैदर देन एक दूसरे के साथ compete करने की बजाय। जहाँ पे टॉप लेवल को एनकरेज करना चाहिए लोअर लेवल को, लोअर लेवल को ट्रस्ट करना चाहिए अपने टॉप लेवल को, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ वर्क एम्प्लॉयज़ टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, ये प्रिंसिपल के नाम से ही समझ आ रहा है, डेवलपमेंट करना एम्प्लॉयज़ का उनकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी तक। बेसिकली ये वाला प्रिंसिपल, ये वाले प्रिंसिपल के तहत टेलर ने ये कहा था कि एम्प्लॉयज़ को हमेशा पहले तो आप सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो साइंटिफिक रखो। जब आप उनको सिलेक्ट कर लो तो उनको ट्रेनिंग भी साइंटिफिक तरीक़ों से दो, और उसके बाद आप ये इसलिए ताकि उनकी एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करके उनका सिलेक्शन भी करो और उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करो। इसमें एक आता है मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन क्या है, देयर शुड बी चेंज इन द मेंटल आउटलुक ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के मेंटल आउटलुक, जो दिमाग सोच है उनकी एक दूसरे के प्रति, उसको चेंज करना चाहिए। दे शुड
ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग, एक दूसरे की थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए एक दूसरे के लिए। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईच अदर, मैनेजमेंट और वर्कर्स को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। दे शुड मेक पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स ईच अदर एंड लीव अप द एटीट्यूड एंड एनमिटी टूवर्ड्स ईच अदर, और उन्हें एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए एक दूसरे की तरफ और लीव कर देना चाहिए दुश्मनी वाले एटीट्यूड को और नकारात्मक एटीट्यूड को एक दूसरे के लिए। ठीक है, टेक्निक्स भी दी थी फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने। अब बात ये आती है कि प्रिंसिपल्स तो दिए थे पर टेक्निक्स क्यों दी, तो बेसिकली टेक्निक्स दी कि हमें जो फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने प्रिंसिपल्स दिए थे उन प्रिंसिपल्स का हम किस तरीके से अच्छे से इस्तेमाल करें, उनके एप्लीकेशन को इन्हांस करने के लिए उन्होंने हमें कुछ टेक्निक्स भी प्रोवाइड करी जो एक बेस बनी कि हमें उन प्रिंसिपल्स का यूज़ कैसे करना है। तो उन्होंने हमें टेक्निक्स दी जो थी टोटल 8, जिसमें थी पहली फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरी थी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, तीसरी थी वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर 4 थी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी। चौथी थी इसके अंदर हमारे मतलब ये थी 1 2 3 4 5 6, और 7वीं थी हमारी डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या था? फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक के मुताबिक ऑल एंड ऑल ये कहा गया था कि इस टेक्निक के अंदर जो टेलर थे, इस टेक्निक के अंदर टेलर ने क्या किया, टेलर ने जो सुपरविज़न का काम था उसे 8 डिपार्टमेंट्स, उसे उन्होंने 8 सुपरवाइज़र बांट दिया, 8 सुपरवाइज़र्स में बांट दिया। बेसिकली टेलर ने इसके अंदर किया क्या, टेलर ने ये कहा कि अब एक एम्प्लॉय 8 सुपरवाइज़र्स के अंडर सुपरविजन में रहेगा, जिससे काम की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी। फंक्शनल फोरमैनशिप यूनिटी ऑफ कमांड को पूरी तरीके से अपोज करता था, और साथ ही साथ फंक्शनल फोरमैनशिप का मेन एम था क्वालिटी वर्क अचीव करना एम्प्लॉयज़ से। टेलर का मानना ये था कि हर एक एक्सपर्ट हर एक फील्ड में अच्छा नहीं होता, तो टेलर ने क्या किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 2 डिपार्टमेंट में बांटा, प्लानिंग और प्रोडक्शन, और प्लानिंग में 4 सुपरवाइज़र और प्रोडक्शन में 4 सुपरवाइज़र रखे। ठीक है, वो 4 सुपरवाइज़र रखे, हर एक काम के एक एक पहलू के लिए उन्होंने एक एक सुपरवाइज़र रखा, जिससे हर एक पहलू में अच्छी इफ़िशिएंसी मिल सके और एम्प्लॉयज़ उसका बेनिफिट उठा सकें, जिससे एम्प्लॉय का वर्क एकदम A+ हो, और एम्प्लॉयज़ का वर्क एक A+ होगा तो ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा मिलेगा। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ये कहता था कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को अपने काम में स्टैंडर्ड के जो पैरामीटर्स हैं उसको हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, हर चीज़ स्टैंडर्डाइज वे में की जानी चाहिए, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, कुछ भी। सिंप्लीफिकेशन सिंपल कहता था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अननेसेसरी एफर्ट्स को हमेशा रिमूव करना चाहिए, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म करनी चाहिए, बाकायदा हर चीज़ को सिंपल रखना चाहिए, और प्रोडक्ट्स के शेप साइज़ को भी काफ़ी सिंपल ही रखना चाहिए। वर्क स्टडी में 4 आती थी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब है मेथड स्टडी कहता था कि करंट मेथड जिससे अभी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उस मेथड को स्टडी करना और कोशिश करना कि एक बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करने की, ये मैनेजर्स के लिए था मेनली। मोशन स्टडी में भी ये था, एक मैनेजर मोशन स्टडी के थ्रू क्या करता है कि एक वर्कर जब एक काम को कर रहा है तो उसमें वो कितने अननेसेसरी मूवमेंट्स कर रहा है उसको ऑब्जर्व करना और उन मूवमेंट्स को हटाने की कोशिश करना। तो मोशन स्टडी के थ्रू एक वर्कर के एक काम को करते समय जितने भी मोशंस हैं उनको कैप्चर किया जाता है, इसमें से मेन मोटिव है अननेसेसरी मोशंस को हटाना। टाइम स्टडी में एक मैनेजर एक वर्कर के द्वारा एक काम को कितने टाइम में किया जा रहा है उससे देखता है, जिससे उसे पता चल पाता है कि एक काम के लिए एक्चुअली में कितने वर्कर चाहिए, कितना टाइम चाहिए और कितने उसको वेज देनी चाहिए। फटीग मतलब टायर्ड। फटीग स्टडी मतलब इस स्टडी को एक मैनेजर द्वारा किया जाता है जब एक वर्कर काम कर रहा होता है तो एक वर्कर को काम करते समय कितने रेस्ट इंटरवल की ज़रूरत है उसको एनालाइज किया जाता है फटीग स्टडी के थ्रू। और 7वां है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम यही कहता है, डिफरेंस मतलब अलग अलग, वेज सिस्टम मतलब जो उन्हें भत्ता मिलता है, जो उन्हें पैसे दिए जाते हैं, तो ये अलग होना चाहिए। टेलर का ये मानना था कि हमेशा जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर होता है वो होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो टेलर का मानना ये था कि हमें एक स्टैंडर्ड आउटपुट रख देना चाहिए, और उस स्टैंडर्ड आउटपुट से जो भी नीचे काम कर रहा है उनको कम वेज सिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए, और उस स्टैंडर्ड आउटपुट या उससे ज़्यादा जो काम कर रहा है उसे ज़्यादा वेज सिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए। तो टेलर का ये मानना था कि अगर हम एम्प्लॉयज़ को भी एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ में बांट देंगे अकॉर्डिंग टू देयर वर्क आउटपुट, तो उससे क्या होगा, उनके बीच में भी एक कंपटीशन आएगा हेल्दी कि मेरे को भी इस ग्रुप में जाना है, मेरे को भी एफिशिएंट एम्प्लॉय बनना है और मेरे को भी ज़्यादा वेज चाहिए। तो उससे क्या करेंगे, वो अपने को आपको पुश करेंगे और आगे बढ़ने में ज़्यादा
कोशिश करेंगे। तो ये थी हमारी टेक्निक्स ऑफ फ्रेडरिक विंसोर टेलर। तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का पूरी थ्योरी कवर कर ली जो हेनरी फ्योल ने दी थी, और साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कर लिया। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे मैक्स वेबर के द्वारा दी गई ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, क्योंकि ये नहीं है। चलो थैंक यू, ओके बाय बाय।